जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अगर आपका एसएससी एमटीएस 2024 का एग्जाम लगा हुआ है और आप अपने एग्जाम से पहले साथियों आपने इस वीडियो में एंट्री की है, तो मैं कहूंगा पूरी सामान्य ज्ञान का निचोड़ साथियों यहां पर समाहित किया गया है, पूरी सामान्य ज्ञान के टॉप लेवल 100 क्वेश्चंस के माध्यम से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और ये बात आपको भी पता है कि पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में जीके के। तो अगर इन 100 क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेते हैं साथियों, तो डायरेक्ट आपको यहां से 10 क्वेश्चन साथियों डिक्टो देखने को मिलेंगे। तो परीक्षा से पहले अगर आपने एंट्री की है तो समझदारी इसी में है कि अपनी परीक्षा से पहले इन 100 क्वेश्चंस को अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कर लीजिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, तो यह किससे संबंधित है? देखिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को, इसलिए इनके जन्म दिवस पर ही साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाने लगा। उसके बाद देखिए, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त की अगर बात करते हैं साथियों, यही तो मुद्रा राक्षस के रचयिता है। उसके बाद देखिए, एयर इंडिया का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली की अगर बात करते हैं साथियों, नई दिल्ली में ही एयर इंडिया का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है मुझे बताइए। तो अगर आपका उत्तर यहां पर श्रीगुप्त है तो मैं कहूंगा आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। आंसर जिनका सी तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? यानी कि गुप्त वंश की राजधानी की जब हम बात करते हैं तो पाटलिपुत्र नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा ही, आप लोग ध्यान रखेंगे, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता साथियों कौन है मुझे बताइए। देखिए, अभी मैंने साथियों इसी सवाल को कम्युनिटी पोस्ट किया था और उसमें मैंने एक ऑप्शन दिया था शायद कालिदास का। तो ये समझ लीजिए साथियों 80% लोगों ने पता क्या चुना? कालिदास को चुना। क्या? कालिदास को चुना। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि कंपटीशन कितना कम है। आपको डराया जाता है कि भाई इतने फॉर्म भरे गए, 50 लाख, 30 लाख, 60 लाख फॉर्म भरे गए, लेकिन असल मायनों में वो कंपटीशन वाले लड़के हैं ही नहीं साथियों। ये समझ लीजिए, अगर किसी एग्जाम में 60 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो मैं कहूंगा साथियों 55 लाख इसमें से बिल्कुल ऐसे लड़के हैं जो उठकर फॉर्म परीक्षा देने चले, जिनकी कोई तैयारी नहीं। तो आपको इनसे कंपटीशन की डरना ही नहीं है साथियों, ठीक है ना। उसमें से साथियों महज चंद लोगों ने ही जय देव एक तरीके से बताया था, ठीक है ना। और लगभग उस पोस्ट पर साथियों 40,000 वोट आए थे, यानी कि 40,000 लोगों ने जो है ना उस पर वोट दिए थे। खैर, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि जो गुजरात के चालुक्य वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मूल राज प्रथम की जब हम बात करते हैं तो यही गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। चंदेल वंश की अगर बात करें साथियों कि चंदेल वंश के संस्थापक कौन है, तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है? नन्नुक हैं। इनको चंद्रवर्मन भी कहते हैं। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है कि आगरा शहर के संस्थापक कौन है मुझे बताइए। तो सिकंदर लोदी अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आगरा शहर के संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी ही है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर साथियों जजिया कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करते हैं तो ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया था? यानी कि इल्तुतमिश अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार का निर्माण साथियों पूरा किसने करवाया, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पूरा किसने करवाया अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो फिरोज शाह तुगलक। आपको बताने कि इनके द्वारा साथियों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया गया था। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? तो किसके शासनकाल में देखा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में देखा गया है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था मुझे बताइए। तो किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था साथियों? वीर सिंह बुंदेला के हत्यारों को पुरस्कृत किया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा किया गया था। मुमताज महल का वास्तविक नाम साथियों क्या था मुझे बताइए। तो मुमताज महल की जब बात आती है तो अर्जुमंद बानो बेगम इनका नाम है, और ये एक तरीके से मुमताज महल का वास्तविक नाम था। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा
ठीक है ना, आगरा के स्थान पर कहां स्थानांतरित किया। यानी कि साथियों जब हम बात करते हैं कि जो शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा बनाई थी, इसके स्थान पर उन्होंने कहां पर स्थानांतरित, देखिए पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी, फिर शाहजहां ने इसको कहां पर स्थानांतरित किया, तो फिर दिल्ली में स्थानांतरित किया। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस मुगल बादशाह ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया, तो मैं कहूंगा शाहजहां की अगर बात करें, शाहजहां के द्वारा ही इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत को चलाया गया। उसके बाद देखिए मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था। देखिए साथियों ये वो सवाल हैं जो आपके एमटीएस के फेवरेट क्वेश्चन हैं, यानी कि एग्जामिनर जो एसएससी के एक तरीके से एसएससी के एग्जामिनेशन लेता है, उनके ये 100 के 100 क्वेश्चन साथियों फेवरेट हैं और वो हर एक शिफ्ट में यहां से सवाल डालता ही डालता है। तो ये पूरी जीके जीएस के, पूरी सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस हैं। मेरा मानना है अगर इन सवालों को आप पढ़ लेते, इनको देख लेते हैं, तो यहां से बहुत सारे सवाल आप अपने एग्जाम में, अपनी शिफ्ट में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं, टारगेट सिलेक्शन चैनल पर, तो इस चैनल को साथियों आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर अगर आपने क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर साथियों जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को तो साथियों लाइक कर दीजिए। और अगर आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम वाकई में साथियों पास करना चाहते हैं तो आज से ये समझ लीजिए एग्जाम तक जो भी आपको क्लासेस दी जाए, सारी क्लासेस आपको अटेंड करना है। आपका एग्जाम ये पास करना बहुत छोटी बात हो जाएगी, क्योंकि एसएससी का सबसे छोटा एग्जाम है साथियों, सबसे छोटा एग्जाम मल्टीटास्किंग स्टाफ का यानी कि एमटीएस का। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों इस सवाल के जवाब की, आप लोग साथियों यहां पर ध्यान रखेंगे कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अंग्रेज खां की उपाधि से सम्मानित किया था। आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था, तो साथियों ये अकबर के दरबार में हुआ था। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि समय आपके पास कम है और मुझे कंटेंट आपको साथियों ज्यादा देना है, यानी कि वो सब पढ़ा दूंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी जो भारत लौटे थे, वो भारत कौन सी सन में लौटे थे, ये सवाल सैकड़ों बार आपसे पूछा जा चुका है। तो 1915 में साथियों ये भारत वापस आए थे। बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को किसने दिया था, तो ये किसने दिया था साथियों, महात्मा गांधी जी के द्वारा ही बुनियादी शिक्षा या वर्धा योजना को दिया गया था। उसके बाद देखिए लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो अगर बात करते हैं साथियों लंदन की, आप लोग ध्यान रखेंगे 1930, यानी कि लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन के आयोजित किया था ये 1930 में आयोजित किया गया था। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं 1917 में क्या चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, चंपारण सत्याग्रह 1917 में ही शुरू किया गया था। 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था साथियों, मुझे बताइए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच 1932 का पूना पैक्ट हुआ था। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि जो मध्य प्रदेश का पन्ना जिला है ये किस खनिज के लिए साथियों जाना जाता है, या किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर आपका राइट आंसर साथियों आपका जवाब है हीरा, तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। हीरे के लिए जाना जाता है साथियों मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं, तो तमिलनाडु और गुजरात में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं। उसके बाद देखिए भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, तो जो छोटा नागपुर का पठार है ना, छोटा नागपुर का पठार, इसी को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। साथियों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो रहे हैं, आपको मालूम पड़ पा रहा हो या ना मालूम पड़ पा रहा हो, लेकिन आपको इसका फायदा एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन की अगर बात करें तो ब्रह्मांड का अध्ययन को क्या कहा जाता है, कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था। तारों का ऐसा समूह जिसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों तारामंडल कहा जाता है। क्या तारों का एक समूह होता है तारामंडल, इसको उसकी आकृति से पहचाना जाता है, तारामंडल की बात चल रही है। अगला सवाल देखिए अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये मनीला में है। ये कहां पर है साथियों, ये मनीला में है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाया जाता है, तो अगर बात करते हैं साथियों सेंटोस को, आप लोग भी ध्यान रखेंगे
सेंटोस की अगर बात करें साथियों, विश्व का कॉफी पोर्ट किसे कहा जाता है? सेंटोस को ही विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो अगर बात करें, आप लोग ध्यान रखेंगे, भाग 3। जब हम भाग 3 की बात करते हैं साथियों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो किया गया है वो भाग 3 में किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर आपका जवाब क्या हो सकता है? तो जो शुरुआत में दिए गए थे ना, वो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है ना, जिनका आंसर यहां पर डी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल 44वां संविधान संशोधन के द्वारा ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और फिर 6 मौलिक अधिकार हो गए, 7वें को हटा दिया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब से अस्तित्व में आई? तो साथियों 1952 अस्तित्व में आई, यानी कि 1952 से ही स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, संसद के 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो कितना अंतराल होता है साथियों? 6 महीने का अंतराल होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल है, पूछा आपसे जा रहे कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो अगर आपका जवाब है 1968, तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि अगर ये एग्जाम में सवाल आता है कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया कब, तो 1968 आपको बता के आगे बढ़ जाना है। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो कौन है साथियों? मैं कहूंगा साथियों एक तरीके से संसद यहां पर राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि राज्यसभा का सबसे पहले जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो आपका जवाब अगर 1952 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही। देखिए ये आपकी सुपर फास्ट क्लास है। ऐसा नहीं है इस क्लास में कि आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, फिर चारों ऑप्शन पढ़े जाएंगे, उसके बाद 10 सेकंड आपको दिए जाएंगे। ऐसा यहां कुछ नहीं है। देखिए समय की वैल्यू कीजिए, समय की वैल्यू कीजिए। मैं आपको जो कंटेंट 25 से 30 मिनट में दे रहा हूं, ये मान लीजिए और टीचर और यूट्यूब पर साथियों इतना कंटेंट आपको तकरीबन 2 घंटे में दिया जा रहा है। स्लो पढ़ाया जा रहा है, बीच बीच में बातें भी की जा रही हैं। वो तरीका नहीं सही है। देखिए आपको पढ़ना है, आप क्लास में आओ, आप पढ़ाई करो, आप कंटेंट लो, आपके मनोमस्तिष्क में चीजें स्टोर रहें, आप अपने एग्जाम देने जाओ, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, बस। और साथियों इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए है? चलिए ठीक है ना। चलिए तो समय गंवाना साथियों, समय की अहमियत मैं बखूबी जानता हूं, इसलिए मैं आपके समय की बचत करना चाहता हूं, क्योंकि जितना समय आप बचा सकते हो उसमें उतने ज्यादा काम कर सकते हो, उतना ज्यादा आप साथियों पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो भारतीय संसद का उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा को एक तरीके से उच्च सदन कहा जाता है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 80 की जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत ही राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या यानी कि कितनी संख्या को निर्धारित करता है? तो 250 संख्या को निर्धारित करता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कहां पर की जाती है? तो कहां पर साथियों की जाती है? हाई कोर्ट में की जाती है, उच्च न्यायालय में की जाती है। यह आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं अगले नंबर के सवाल की कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या होती है? यानी कि जो हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति होते हैं इनकी जो रिटायरमेंट की साथियों एक तरीके से होती है ना, ये 62 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं। कितने वर्ष की आयु में? 62 वर्ष की आयु में साथियों ये रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद देखिए उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है? तो कितने समय के लिए कर सकता है साथियों? 2 वर्ष के लिए कर सकता है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत
कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए साथियों 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो कि संविधान में साथियों जिक्र किया गया है, 3 प्रकार के आपातकाल की। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों राष्ट्रीय आपातकाल की, तो राष्ट्रीय आपातकाल का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। तो अनुच्छेद 352 की अगर बात करें साथियों इसके तहत ही आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यह भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 356 के तहत ऐसा किया जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थे जो कहां पर प्रचलित थे। तो साथियों ये कहां पर प्रचलित थे, आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो सोवियत संघ आपको बता देना, यानी कि खाली जगह में क्या आएगा, सोवियत संघ आएगा। उसके बाद देखिए भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत जो की गई थी वो कब की गई थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1991 में की गई थी। उसके बाद देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1952 में ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। आंसर आपका बी के साथ। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की अगर बात करते हैं साथियों, यहां पर देखिए मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो साथियों क्या है, तो एक शेर जो है ना साथियों, लोगो में क्या बना हुआ है, शेर बना हुआ है, इसलिए सही जवाब आपका ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पंचधारा योजना किससे संबंधित है। तो पंचधारा योजना की अगर बात करते हैं कि नदी जल प्रबंधन से संबंधित है, मैं कहूंगा हाँ पंचधारा योजना नदी जल प्रबंधन से ही संबंधित है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया, तो यह कब शुरू किया गया साथियों, अप्रैल 2005 में शुरू किया गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं साथियों टेस्ला की, तो टेस्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई क्या है, टेस्ला ही है। अगला सवाल है एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है, तो प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या मापा जाता है साथियों, दूरी ही तो मापी जाती है, क्या दूरी मापी जाती है, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है, मुझे बताइए। देखिए साथियों यहां पर आपके अगर हम बात करते हैं एमटीएस एग्जाम की, क्या एसएससी एमटीएस एग्जाम की बात करेंगे तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए इस बार जीएस और इस बार साथियों इंग्लिश का क्या रोल है। बहुत अहम रोल है साथियों। 25 सवाल आएंगे जीएस प्लस करंट अफेयर के और 25 सवाल आएंगे साथियों इंग्लिश के। तो उसके अलावा अगर बात करते हैं रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे 20 क्वेश्चन तकरीबन, और मैथ के भी साथियों 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहां पर अगर बात करें साथियों आपके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर तैयार किया जा रहा है और उसमें से कुछ मॉडल पेपर तैयार भी किए जा चुके हैं। उसमें आपको साथियों सबसे पहले जीएस के 25 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, वैसे ही साथियों इन 50 क्वेश्चन का लेवल रहेगा। हूबहू वही क्वेश्चन साथियों लेंगे जो आपके एग्जाम में आपको साथियों देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों रीजनिंग के बेस्ट कॉन्सेप्ट और मैथ के वो बेस्ट कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों एग्जाम तक अगर अपने एग्जाम तक आप टारगेट सिलेक्शन की हर एक क्लास लेते हैं जो एमटीएस से रिलेटिव मैं बनाऊं, अगर उनको देखते हैं तो मेरा मानना है साथियों मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाएगा। यानी कि जो आपका हक है, सिलेक्शन आपका हक है, वो आपको हर हालत में मिलकर रहेगा। खैर अब हम लोग बात करें साथियों इसकी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो कौन सा जीव होता है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। तो साथियों चमगादड़ वो जीव होता है जो अपने शिकार को पकड़ने के लिए कौन सी ध्वनि का प्रयोग करता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है। ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, देखिए ध्वनि की अगर बात करते हो तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती, इसलिए राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा क्या होती है। तो मनुष्यों के लिए साथियों 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की होती है, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों फुलमिनोलॉजी किसका अध्ययन है। तो अगर बात
बात करते हैं साथियों फुल्मिनोलॉजी की, तो आकाशीय बिजली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फुल्मिनोलॉजी कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। पनडुब्बी में समुद्र स्तर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए इनमें से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? साथियों मुझे बताइए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। तो अगर आपके जवाब की बात करें पेरिस्कोप अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए जो पनडुब्बी होती है वो समुद्र स्तर से अगर ऊपर की चीजों को देखना है, ठीक है ना, तो देख क्योंकि पनडुब्बी तो समुद्र के नीचे चलती है, अगर समुद्र के ऊपर की चीजों को देखना हो तो आप पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से किसको ईंधन सेल कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ईंधन सेल की अगर बात करते हैं साथियों, आणविक ऑक्सीजन की बात करें साथियों, तो आणविक ऑक्सीजन को ही ईंधन सेल कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से किसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है? तो अब बात आती है साथियों जीवाश्म ईंधन की। तो अगर आपसे सवाल पूछे कि जीवाश्म ईंधन किसे कहा जाता है, तो जो जलाऊ लकड़ी होती है साथियों, जलाऊ लकड़ी उसको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कहां विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है, मुझे बताइए। तो अब कुछ हम लोग करंट अफेयर के लगभग साथियों 12-13 सवाल हम लोग देख लेते हैं करंट अफेयर के, ठीक है ना। और करंट अफेयर में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी महसूस नहीं होना चाहिए। एमटीएस एग्जाम के लिए बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। हर टेस्ट में, हर पेपर में, हर मॉडल पेपर में, हर मॉक टेस्ट में करंट अफेयर के सवाल भी साथियों जरूर होंगे। तो ये कुछ टॉप लेवल के करंट अफेयर मैंने लिए हैं। देखिए कहने के विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो कहां पर मिला है? वो बोत्सवाना में मिला है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान रख लेंगे। कनाडा की एक खनन फर्म ने बोत्सवाना के करोवा माइन में 2492 कैरेट का हीरा खोजा है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति मैसेसी ने इस खोज को स्वीकार किया और उसे कारावे माइन में तीसरी सबसे बड़ी हीरे की खोज बताया। कुल मिला के आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा जो मिला है वो बोत्सवाना में मिला है, बाकी कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल फिलहाल में बने हैं संजीव रैना, इनका नाम है, आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक हैं। दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू ये कहां पर खुलेगा? तो ये कर्नाटक में खुलेगा। ये कहां पर खुलेगा साथियों? कर्नाटक में खुलेगा। किस कंपनी के संस्थापक और सीईओ पावेल ध्रुव को गिरफ्तार किया गया है? तो अगर बात करते हैं टेलीग्राम के हैं ये, और टेलीग्राम के सीईओ और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये कोई खास जानकारी नहीं, आप लोग पढ़ने को पढ़ लो। मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये टेलीग्राम, इसके संस्थापक और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि पावेल ध्रुव को कल पेरिस के बाहर, कल नहीं होना चाहिए था, कुछ दिन हो गए इसको, पेरिस के बाहर बारगेट हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा कि ड्यूरोव की गिरफ्तारी टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़े अपराधों से संबंधित वारंट के तहत की गई। इसको भी ध्यान नहीं रखना है, याद आपको सिर्फ इतनी बात रखना है। अगला सवाल है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब्स भेंट किए हैं? तो किस देश की बात चल रही है? यूक्रेन की बात चल रही है। यूक्रेन आपका सही जवाब हो जाएगा। किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? तो कहां लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में लागू होने वाला है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों अरुण अग्रवाल की अगर बात करें, टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष अरुण अग्रवाल ही बने हैं। उसके बाद देखिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? 5 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है। उसके बाद देखिए साथियों मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। अमित शाह के मुताबिक लद्दाख में 5 नए जिले जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाए जाएंगे। अगला सवाल है कि तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने तो साथियों स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद देखिए किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग की बात चल रही, इनका भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अगर बात करते हैं भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है साथियों, आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की कि किसको
कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर साथियों राइबोसोम की, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कोशिका का शक्ति ग्रह यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर हाउस आ जाए या शक्ति ग्रह आ जाए साथियों, आपको ध्यान रखना है कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? सूत्र कणिका को कहा जाता है। अगर सूत्र कणिका की जगह साथियों माइटोकॉन्ड्रिया आ जाए तब भी आपको साथियों लगा देना है उसको। अगला सवाल है कि इनमें से प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक, यानी कि इनमें से किसमें साथियों प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो यह बात तो आप लोग भी जानते हैं कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से जायद की फसल इनमें से कौन सी है? बताइए। देखिए चावल, कपास, गेहूं ये जायद की फसल नहीं है, लेकिन खरबूजे की अगर बात करते हैं तो ये आपकी जायद की फसल ही है। उसके बाद देखिए रबी की फसल की कटाई साथियों कहां पर होती है? तो रबी की फसल की कटाई की अगर बात करें साथियों कब होती है आपसे पूछा जा रहा है, तो मार्च जून में होती है रबी की फसल की कटाई। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, मुझे बताइए। निम्नलिखित में से खरीफ की फसल की अगर बात करें तो यहाँ पर जूट आप लोग ध्यान रखेंगे, जो जूट है ना जूट, ये साथियों खरीफ की फसल है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षाकृत अधिक होता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? चिकनी मिट्टी यानी कि चिकनी मृदा की बात चल रही है। चिकनी मृदा की अगर बात करते हैं, इस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात बड़े कणों की अपेक्षा अधिक होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसके बाद देखिए वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बताइए। वन अनुसंधान संस्थान की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर है? ये देहरादून में। ये कहां पर स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। उसके बाद देखिए विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 मार्च को, 5 जून को या 4 अक्टूबर को? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए 21 मार्च, आप लोग ध्यान रखेंगे कि 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम को कब पारित किया गया था, तो 1972 में ही वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये कहां पर है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, नागपुर में या साथियों नई दिल्ली में? तो आपका जवाब अगर नागपुर है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान ये नागपुर में ही स्थित है। उसके बाद देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहां पर स्थित है? ये गुड़गांव में स्थित है। ये कहां पर स्थित है साथियों? गुड़गांव में स्थित है। राइट आंसर आपका इसी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए पोवड़ा नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये किस राज्य का नृत्य है? बताइए। पोवड़ा नृत्य की अगर बात करें गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, राजस्थान का, ये केरल का है? तो अगर आपका जवाब साथियों महाराष्ट्र है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि पोवड़ा नृत्य जो है ये महाराष्ट्र में ही किया जाता है। अगले नंबर का सवाल है कि आपसे पूछा जा रहा है कि तरणरेतर मेला ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहां पर मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है? तो चेरोबा की अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे, चेरोबा त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि कुंभ मेला कहां पर नहीं लगता है? देखिए कहां कहां लगता है तो आप सभी लोग जानते हैं, इलाहाबाद में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, लेकिन पुरी में नहीं लगता है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यूनेस्को की विश्व विख्यात रानी की वाव इनमें से कौन से स्थान पर स्थित है? यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों क्या गुजरात में स्थित? मैं कहूंगा बिल्कुल गुजरात के पाटन में स्थित है क्या रानी की वाव?
तो अगर एग्जाम में सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, गुरुद्वारा पंजा साहिब भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? ये पाकिस्तान में है गुरुद्वारा पंजा साहिब। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या साथियों छत्तीसगढ़ में? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? देखिए इस क्वेश्चन को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। चलिए, तो अगर आपका जवाब यहां पर मध्य प्रदेश है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए जयपुर में एक महल है, जयपुर में एक महल है जिसे सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया। तो उस महल का साथियों नाम आपसे पूछा जा रहा है कि लालगढ़ पैलेस, उम्मेद भवन, हवा महल या सज्जनगढ़ पैलेस है। क्या आपका सही जवाब है मुझे बताइए। तो उसकी अगर बात करते हैं साथियों, हवा महल आपका जवाब है तो मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों हवा महल साथियों जो कि जयपुर में स्थित है। इसको किसने बनवाया? तो सवाई राजा जयसिंह ने, सवाई राजा प्रताप सिंह ने साथियों बनवाया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपने देखे पूरे सामान्य ज्ञान के 100 सवाल। अगर बात करें साथियों, देखिए एसएससी एमटीएस के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर रखी है। जब डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो एसएससी एमटीएस प्लेलिस्ट वहां पर लिखा होगा। मेरा मानना है अगर उस प्लेलिस्ट में जितनी क्लासेस आप साथियों क्लासेस को देख लेंगे तो आप नजदीक पहुंच जाएंगे, यानी कि अपने सिलेक्शन से आप बहुत नजदीक हो जाएंगे। उसमें जितनी भी क्लास हो साथियों एक एक करके अपने एग्जाम से पहले साथियों देख लीजिए। मेरा मानना है कि एग्जाम आपका फतेह हो जाएगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।